हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हर रोज की तरह ही आपके लिए 20 क्वेश्चन हैं। इसमें ज़्यादा प्रश्न परीक्षा वाणी की बुक से लिए गए हैं और इसके अलावा प्रश्न और हैं, जैसे अजय राव जी की बुक है इतिहास की, और घनश्याम जोशी जी की जो बुक है उत्तराखंड का राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, वहाँ से भी प्रश्न लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा वाणी से आने हैं, इसलिए परीक्षा वाणी के सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। कुछ प्रश्न वैसे भी हैं इसमें जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी यहाँ पर, दोस्तों ये इसलिए क्योंकि इस पर एक बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो आने वाली है कि जब आप उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो उसमें आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, मतलब कि आपको कहाँ मिलेगा, आप किस में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड पुलिस की ड्यूटी कैसी है, कितने घंटे की होती है। तो इस पर आपके लिए मैं रिसर्च करके लोगों से पूछ के, जो जिनकी मतलब कि 5 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है, तो उनसे जान के मैं आपके लिए बहुत जल्दी इस पर वीडियो लाने वाला हूं। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आज का ये है, उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है। ये एग्जाम में बना था पहले भी। उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है हेनवुड को, कनिंघम को, यज्ञदत्त शर्मा या फिर MP जोशी। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय जाता है, या फिर उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक जो जिसे कहते हैं वो है हेनवुड को। ऑप्शन नंबर ए है हेनवुड, तो हेनवुड आपका बिल्कुल सही है। कनिंघम को दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, हेनवुड को उत्तराखंड में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हेनवुड से संबंधित जो आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है वो है 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। 1856 में कहाँ से? देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी किसने? हेनवुड ने, देवीधुरा से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कनिंघम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यज्ञदत्त शर्मा दोस्तों ये वही हैं जिन्होंने कि 1952-53 में हरिद्वार में जो एक जगह पड़ती है बहादराबाद, तो बहादराबाद से इन्होंने पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। बाकी MP जोशी, या फिर आपको याद होगा कि महेश्वर प्रसाद जोशी, तो इन्होंने लाखू गुफा जो कि कहाँ स्थित है, लाखू गुफा जो कि स्थित है अल्मोड़ा में, इसकी खोज अगर परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा तो आपने 1963 है, पर जो ज़्यादा सटीक है वो है 1968। लाखू गुफा की खोज 1968 में अल्मोड़ा में महेश्वर प्रसाद जोशी यानी कि MP जोशी। और किस नदी पर स्थित है, किस नदी के तट पर है, तो ये भी पूछा गया कि अल्मोड़ा से आप थोड़ा आगे जाएंगे, चितई से आगे जाएंगे बाड़ेछिना, तो बाड़ेछिना में सुयाल नदी के तट पर ये है लाखू गुफा। इसकी खोज की थी MP जोशी ने 1968 में, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों, जितने अभी जो रैंकर्स का एग्जाम हुआ था जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो दी थी, एक फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें लगभग पहले वाले पेपर में 10 से 15 प्रश्न जो अभी तक मैंने आपको वीडियो दी इनसे आया था, और दूसरे वाले में 8 से 10 प्रश्न दिया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों घनश्याम जोशी जी की बुक में है और ये बिल्कुल आसान है। लगेगा ऐसा कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इस बारे में, जो गांव में रहते हैं उनको तो भली भांति पता होगा कि नौला क्या है। प्रश्न है, नौला क्या है? एक मंदिर, स्वास्थ्य का एक प्रकार, भवन का नाम, या फिर प्राचीन जल प्रबंधन की व्यवस्था। तो नौला एक मंदिर बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य का एक प्रकार ये भी नहीं होगा, भवन का नाम ये भी नहीं होगा, प्राचीन जल प्रबंधन की व्यवस्था ये हो जाएगा नौला। तो नौले से पानी भरते हैं, तो ये जो गाँव में रहते हैं उनको ज़्यादा भली भांति पता होगा नौला के बारे में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन समाविष्ट नहीं है? पंचकेदार, पंचबद्री, इसमें से मतलब बद्री तो नहीं, पंचकेदार वर्ग में निम्न में से कौन समाविष्ट नहीं है? कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ या फिर विश्वनाथ। तो पंचकेदार में दोस्तों 3 तो यहीं पर दिए हुए, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और ऑप्शन सी है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ के अलावा पंचकेदार पहले बता देता हूँ आपको। एक है केदारनाथ जो कि हमारा पहला केदार है पंचकेदार में, केदारनाथ, और इसके अलावा एक मदमहेश्वर। तो इस तरह से आपके 5 केदार हो जाते हैं पंचकेदार में, केदारनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ। अगर इनमें जो प्रथम केदार की बात करें, अगर माना एग्जाम में आता है, तो पहला केदार आपको याद रखना है, कौन सा? केदारनाथ। तो पहला केदार केदारनाथ ही है, ये आपको भली भांति याद होगा। वैसे इसमें ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी को पता रहता है। केदारनाथ पहला केदार, और दूसरा मदमहेश्वर।
महेश्वर। और दोस्तों तीसरा जो है वह तुंगनाथ। तो तुंगनाथ हमारे ऑप्शन बी में है। तो ये इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रैंकर से पुलिस जो पेपर हुआ था 21 फरवरी को, कि उसमें कितने केदार हैं जो कि रुद्रप्रयाग में है। तो ये 3 केदार हैं आपके, केदारनाथ, मधमेश्वर और तुंगनाथ। ये हैं कहाँ? रुद्रप्रयाग में। बाकी जो कल्पेश्वर है ये है कहाँ? ये है दोस्तों चमोली में। और अगला है रुद्रनाथ, तो ये भी है कहाँ? चमोली में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई पूछ ली गई थी, केदारनाथ धाम की, तो 3584 आप याद रख सकते हैं। तुंगनाथ ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो तुंगनाथ दोस्तों इसकी ऊंचाई उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर या धाम, इस तरह से भी एग्जाम में बना था प्रश्न। तो 3680 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। तो ये भी पूछ लिया गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर ये है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो कल्पेश्वर दिख रहा है, कल्पेश्वर दोस्तों ये है तो रुद्रप्रयाग में नहीं, चमोली में है। यहाँ वर्ष भर इसके कपाट खुले रहते हैं। और विश्वनाथ इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि पंच केदार वर्ग में कौन समाविष्ट नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया, ये 3 तो है ही। विश्वनाथ नहीं है, ये विश्वनाथ मंदिर ये है उत्तर काशी में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने बताया कि आपको रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में ये हमारे सारे जो केदार हैं ये स्थित हैं। बाकी जो पंचबद्री हैं वो सभी चमोली में है। एक तो हमारा केदारनाथ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर केदारनाथ। दूसरा बताया था मैंने आपको मधमेश्वरनाथ। और तीसरा बताया था कहाँ? तुंगनाथ। ये सभी हैं रुद्रप्रयाग में। मैप से दोस्तों इसलिए क्योंकि आपको याद हो सके, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा कि आप रटने में लगे कि केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, मधमेश्वर, केदारनाथ। और ये यहाँ पर चमोली है दोस्तों। बाकी 3 तो हमारे यहाँ पर हो गए कि कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। और बाकी जो 2 बचे वो कहाँ है हमारे? वो हैं चमोली में। ये है कल्पेश्वर और एक और है, कल्पेश्वर के अलावा एक और दोस्तों रुद्रनाथ। पर रुद्रनाथ दोस्तों इसमें अभी मैप में दिख नहीं रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पंच केदारों में कौन समाविष्ट नहीं है? तो रुद्रनाथ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोलाराम कला संग्रहालय स्थित है। मोलाराम कला संग्रहालय स्थित है टिहरी, श्रीनगर, नरेंद्र नगर या फिर देहरादून। तो मोलाराम कला संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ है दोस्तों? ये है श्रीनगर में। तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक बार दोस्तों जब 2018 की बात है, उस समय कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था कि मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था। तो चित्रकला से या सोनार से, इस तरह से ऑप्शन बने थे। तो मोलाराम का जो पारिवारिक पेशा था वो था सुनार या सोनार का। तो बहुत लोग, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं था इस बारे में, तो फिर बहुत से लोग इस बारे में कि लगभग कि बहुत कम लोगों को पता था इस बारे में कि मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था करके। तो वो था सुनार। तो मोलाराम कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। टिहरी है ऑप्शन में। तो टिहरी में दोस्तों कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, ये कहाँ है? टिहरी में। नरेंद्र नगर में किसका होगा? नरेंद्र नगर में होगा किसका? नरेंद्र शाह का। नरेंद्र नगर को ही नरेंद्र शाह ने बसाया था, तो नरेंद्र शाह का संग्रहालय जो है वो है नरेंद्र नगर में। बाकी देहरादून है ऑप्शन नंबर डी। तो देहरादून में है राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय है देहरादून में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बीड़ नामक आभूषण पहना जाता है नाक, कान, गले या फिर पैर में। बीड़ नामक आभूषण पहना जाता है, बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो बीड़ नामक आभूषण पहना जाता है, ये कहाँ पहना जाता है? तो नाक में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नाक बिल्कुल सही है। ये सोने का होता है वैसे, और जो जोहारी लोग होते हैं जो मतलब कि पिथौरागढ़ में, तो वहाँ इसको पहनते हैं। बीड़ नामक आभूषण ये पहना जाता है कहाँ? नाक में। बाकी कान में है, कान में जैसे कि तुगियल है, मुरखली है और गोरख है, ये सब पहने जाते हैं कान में। और बाकी गले में तो बहुत सारे हमेल, एक बार आया था हमेल, एग्जाम में पूछा गया था हमेल, हंसुली ये भी पूछा गया था। ये सब पहने जाते हैं कहाँ? गले में। बाकी चरियो, गुलूबंद ये सब पहने जाते हैं गले में। और पैर में इमरती, ये भी शायद पूछा गया था, इमरती, झांवर आदि ये सब पहने जाते हैं कहाँ? पैर में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दमाऊ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? फूक वाद्य यंत्र, चर्म वाद्य यंत्र, इकतारा वाद्य यंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दमाऊ हो जाएगा, फूक तो नहीं है। फूक मतलब कि जैसे मुँह से मतलब जिसको बजाया जाए, तो ये तो होगा नहीं। ये हो जाएगा दमाऊ चर्म वाद्य यंत्र। तो दमाऊ हो जाएगा चर्म वाद्य यंत्र, जैसे कि हुड़की भी इसमें ले सकते हैं हम। दमाऊ चर्म वाद्य यंत्र में हुड़की, दमाऊ और डफली ये सब हो गए हमारे चर्म वाद्य यंत्र।
बाकी फूक वाद्य यंत्र से जैसे तुरही, रणसिंगा, मोछंग, ये सब हो गए हमारे फूक वाद्य यंत्र। बाकी एक तारा तार वाद्य यंत्र, तो इसमें होता है दोस्तों वो सारंगी, हाँ सारंगी, जो कि गद्दी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र इसे कह सकते हैं। सारंगी होता है एक तारा तार वाद्य यंत्र, तो ये सारंगी होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गद्दी जनजाति का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता किसने लिखी। दोस्तों 10 क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर रहते हैं और 10 क्वेश्चन मौखिक रूप से आपको दिए जाते हैं, ताकि आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चनों की संख्या कम है, इसलिए 10 क्वेश्चन स्क्रीन पर और उसका एक्स्ट्रा फैक्ट और 10 क्वेश्चन आखिरी में आपको मौखिक रूप से क्विज के रूप में, और सीधे आपके मन में जब अभी 492 हो गया, अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसके बाद आपके लिए मौखिक रूप से 10 प्रश्न तैयार हैं, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक किसने लिखी। जय सिंह रावत, मदन चंद्र भट्ट, त्रिलोचन पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक लिखी है जय सिंह रावत ने, एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। जय सिंह रावत, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। इसके अलावा एक और है इनकी, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये किसने लिखी है, तो ये इसको भी लिखा है जय सिंह रावत ने। बाकी मदन चंद्र भट्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको, इन्होंने लिखा है हिमालय का इतिहास। बाकी हिमालय का इतिहास से संबंधित दोस्तों बहुत से प्रश्न हैं कि इतिहास, जैसे कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, बहुत सारे इतिहास हैं। त्रिलोचन पांडे के बारे में कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, तो ये इनकी बुक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। बाकी दोस्तों बहुत सारे बुक हैं जो परीक्षावाड़ी में दिए हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और है, तो आप इन्हें कुछ ट्रिक है तो याद कर लीजिए, वरना आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर मिलाने के लिए पूछ देंगे, या फिर इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है, और लगभग हर तीसरे एग्जाम या हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। अगला प्रश्न है, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप स्थित है। बैजनाथ में, गोपेश्वर में, पंतनगर में या फिर ए और सी दोनों में। तो औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में, यानी कि गोपेश्वर में तो जड़ी बूटी शोध संस्थान है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, हाँ इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, तो यह है गोपेश्वर में। बाकी बैजनाथ और पंतनगर में हो जाएगा क्या, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा सही, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि इस तरह का प्रश्न है और बिल्कुल आसान है, आसान तो है, पर ये पटवारी 2016, अब पटवारी के एग्जाम में आया है 2016 में, जो कि लास्ट बार पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती। इसी तरह से बना था सेब, माल्टा, लीची या फिर नारियल। अब नारियल दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड है, प्यारा उत्तराखंड है, ये दक्षिण भारत नहीं है कि यहाँ नारियल भी होगा। तो बाकी सेब, लीची, माल्टा ये सब हमारे यहाँ होते हैं। बाकी आपने माल्टा जो उत्तरकाशी में रहते हैं या इधर रहते हैं उनमें सेब भी बहुत खाए होंगे, लीची नगर खाया जाता है देहरादून को, तो माल्टा तो लगभग सभी ने खाए होंगे, तो सभी कुछ आपने खाया होगा। पर लेकिन माल्टा जो पहाड़ क्षेत्र में रहते हैं, कहीं कहीं जैसे सेब हर जगह नहीं मिलेगा, लीची भी हर जगह नहीं मिलेगी, फिर माल्टा लगभग ये आपने खाए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम किससे जुड़ा है, मतलब कि किस राष्ट्रीय उद्यान से। ये आपके सामने ऑप्शन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो मैन वर्सेस वाइल्ड दोस्तों ये है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, ये डिस्कवरी में आया था जब नरेंद्र मोदी जी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आए थे, तो उस समय ये मैन वर्सेस वाइल्ड, ये डिस्कवरी चैनल में अगर नहीं देखा हो तो मतलब देखा होगा बहुत से लोगों ने, इसका उत्तर आपको आ ही गया होगा। ये प्रोग्राम एक आया था जबकि मोदी जी आए थे कहाँ, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं। बाकी इन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कब स्थापना हुई मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं आज के मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 11वां प्रश्न आपके लिए, और आपको 20 में से बताने के आपके कितने सही हुए। भूतों की बारात, भूतों की बारात। अब दोस्तों भूतों की बारात, कई लोग तो भूत के नाम से डर जाते हैं, पर भूतों की बारात उपन्यास, ये उपन्यास है। अगर एग्जाम में आई कि इसकी विधा क्या है, तो भूतों की बारात उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है या किसने ये लिखा है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इला चंद्र जोशी। इला चंद्र जोशी, जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। इला चंद्र जोशी
अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। भूतू की बारात। दोस्तों बारात ये वाला तो होता नहीं, क्योंकि हिंदी में वर्तन में ये तो नहीं होता है, ये होता है बारात ही होता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना, बारात। 12वां प्रश्न है कि भारत का या फिर उत्तराखंड का कह सकते नहीं, उत्तराखंड नहीं, भारत का, जिस तरह से एग्जाम में आए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? तो ये आपको बताना है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर काशी में। तो ये आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि दोस्तों आपके लिए हर जगह से प्रश्न लिए जाए जो कि आपको बहुत फायदा मिले, जैसे कि आपने खुद ही देख लिया होगा अभी जो एग्जाम आता पुलिस का, उसमें भी पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि 13वां प्रश्न, ये भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? ये एग्जाम में पूछा गया था हाईकोर्ट क्लर्क के में। तो इसका सही उत्तर है गौरा देवी को, गौरा देवी को। बाकी 1986 से सन सुनते ही आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते होंगे जो 86 में घटनाएं हुई, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये भी और भी बहुत सारी आपके मन में आ जाते होंगे कि 1986 में जो घटनाएं हुई है आप उन्हें याद करते रहिए। 14वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? एग्जाम में बना था आपके ऑप्शन 1814, 1815, 1820 या फिर 1826। तो आपका सही उत्तर है 1814 में। एग्जाम में इसका सही उत्तर आयोग के द्वारा यही दिया गया था कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 में। जबकि दोस्तों 1815 भी ऑप्शन में था, क्योंकि बहुत से लोगों ने 1815 भी किया था, पर आयोग के द्वारा जो सही उत्तर दिया गया था वो था 1814। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1814 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सके तो दोस्तों आपको सभी उत्तर लगभग, क्योंकि बहुत से लोग लिखते भी है कमेंट बॉक्स में जो ये मौखिक रूप से रहते हैं, तो आप भी अगर लिखना चाहते हो जरूर लिखिए। 15वां प्रश्न है, ये भी पूछा गया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था भी आपको कि गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी या लगाई थी, जो भी कहें। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि, जो ये शाह है, शाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है बलभद्र शाह। आप लोगों ने भी इसका सही उत्तर दिया, बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह वो पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 16वां कि किस किले को फोर्ट मायरा, अब फोर्ट मायरा से आपके मन में और भी किले आ जाने चाहिए। फोर्ट मायरा, किस किले को फोर्ट मायरा किला भी कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए जिनको नहीं पता, लाल मंडी किला, राजबुंगा किला, खगमरा किला, फिर मल्ला महल। तो फोर्ट मायरा दोस्तों ये कहा जाता है लाल मंडी किले को। तो ये सभी लाल मंडी किला का है अल्मोड़ा में। राजबुंगा किला मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये कहाँ है चंपावत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग इसका उत्तर कर लेंगे कि कीड़ा जड़ी, एग्जाम में बना था कीड़ा जड़ी यारसा गुम्बा है। तो इस तरह से बना था कि कीड़ा जड़ी है। अब ऑप्शन सुनिए, औषधि, त्योहार, वस्त्र या फिर पर्वत। अब कीड़ा जड़ी कोई पर्वत, वस्त्र, त्योहार तो है नहीं, आप सभी को पता है ये है औषधि। तो इस तरह से आयोग ने ऑप्शन बनाए थे। ये आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, लगभग बहुत से प्रश्न आसान रहते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है तो लगभग 15 आसान रहते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि उन क्वेश्चन को बहुत कम लोग ही सही कर पाते हैं, तो वही लोग फिर मेरिट में भी बन जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हो सके तो दोस्तों आप लोग इसका कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, गूगल कीजिए, कहीं कीजिए, कुछ कीजिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम कीड़ा जड़ी का ये आप बताएंगे, तो अगर बताना चाहते हो जरूर इसका आप उत्तर जरूर बताइए। अगला प्रश्न है कि जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा? 3, 4, 5, 6। तो जाड़ जनजाति समाज दोस्तों ये कितने भागों में बटा है? ये है 3। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा है। 19वां प्रश्न है कि मोस्टा मानू मेला कहाँ लगता है? मोस्टा मानू मेला, तो मोस्टा मानू मेला दोस्तों ये लगता है कहाँ? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम लोग अभी तक वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इस दृष्टि से एग्जाम में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों बदल के, फिर परिभाषा बदल के आयोग क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन को आयोग 50 तरीके से पूछ सकता है। तो लगभग बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी था। 20वां क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो कि पर्वतीय क्षेत्र का
पहला थाना था, कब स्थापित हुआ था, आपको बताना है कि अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। अब दोस्तों ये बताओ कि पहले थाना बनेगा या फिर अल्मोड़ा में पहले थाना बनी होगी या फिर पहले जेल, क्योंकि कई लोग फिर इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि पहले, क्योंकि ये है ही इस तरह का, जैसे मुर्गी पहले आया अंडा पहले आया, खाली मतलब बचपन से ही चलते रहता है कि मुर्गी आया अंडा आया। खैर ये तो छोड़िए, ये अलग है। पर अल्मोड़ा थाना पहले बनाया, अल्मोड़ा जेल। तो दोस्तों अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे, जैसे घनश्याम जोशी की बुक है, उनमें 1872 दिया हुआ अल्मोड़ा जेल। पर आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया गया था अल्मोड़ा जेल कब बनी, क्योंकि मैंने पूछा क्वेश्चन आपसे थाना, तो पहले जेल के बारे में बताता हूँ। जेल बनी थी 1816 में। और जो मेरा प्रश्न था कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना, जो कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, जो आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया था वो है 1837। 1837 आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, 20 में से कितने सही हुए ये आपको बताना है। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, और जाते जाते इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और कल को आएगी हिंदी की वीडियो, और हिंदी के उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल झक्कास वाले, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना रहेगी उन क्वेश्चनों में कल को आपके लिए रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं कल।